ठोकर खा के गिर के, ठोकर खा के गिर के उठने वाला ही संभलना जानता है। ठोकर खा के गिर के उठना ही संभलना जानता है। कठिन राहों में दुख का सहारा लिए हुए चलने वाला ही जीना जानता है। रहोगे इसी तरह पढ़ाई में तुम खोए हुए, अगर रहोगे इसी तरह पढ़ाई में तुम खोए हुए तो ऐसा विद्यार्थी ही सफल होना जानता है। ये सफलता का मूल मंत्र है। हेलो स्टूडेंट, मैं अजय विश्वकर्मा आपके हिंदी व्याकरण के क्लास में फिर से स्वागत करता हूं और हम अपने हिंदी व्याकरण के जो वीडियो का क्रम है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग व्यंजन के प्रकार देखेंगे। इसके पहले हम लोग व्यंजनों का परिचय लिए थे, व्यंजनों की संख्या के बारे में जाने थे और व्यंजनों का उच्चारण स्थान देखे थे और समझे थे। मैंने हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी नोट आपको कराया है कि यह परीक्षा में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। अगर आप मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्यंजन के प्रकार। तो देखिए, व्यंजन के प्रकार को दो आधार पे बांटा गया है। एक तो है कंपन का आधार और एक है श्वास वायु का आधार। कंपन के आधार से मतलब यह है कि जो हमारे कंठ में स्वर तंत्री होती है तो वो कंपन करती है, तो उस आधार पे कुछ ध्वनियां निकलती हैं। और एक है श्वास वायु, यानी कुछ वर्णों को बोलने में हमें बहुत ज़्यादा वायु प्रयोग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ताकत दम लगाना पड़ता है, और कुछ में कम, तो वो श्वास वायु का आधार हो जाता है। अगर कंपन का आधार देखा जाए तो कंपन के आधार पर भी दो प्रकार के व्यंजन पाए जाते हैं। एक होता है सघोष व्यंजन और एक होता है अघोष व्यंजन। और श्वास वायु के आधार पर भी व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। कंपन के आधार पर भी दो प्रकार और श्वास वायु के आधार पर भी दो प्रकार। परीक्षा में आपसे ये आधार जरूर पूछा जाएगा, पूछ देगा कि कंपन के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? दो प्रकार के। कौन कौन? सघोष और अघोष। इसी तरह से श्वास वायु के आधार पर आपसे पूछा जाए व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो भी दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। कंपन का आधार और श्वास वायु का आधार हमने बता दिया। अब आइए जानते हैं कि आखिर सघोष क्या होता है और अघोष क्या होता है। यहां पर घोष का तात्पर्य है घर्षण। घोष का तात्पर्य है घर्षण। अब देखिए, जैसे कुछ वर्ण हम बोलते हैं ना, तो हमारे मुंह में ही वायु क्या होती है? घर्षण करती है। जैसे वर्ग का एक हम 5 अक्षर ले लेते हैं, क, ख, ग, घ, ग। आप इनको उच्चारण करिए। क, वायु घर्षण की? नहीं की, लेकिन बोलिए ख, ख, ख बोल रहे हैं तो वायु घर्षण कर रही है जी। ग, ग बोल रहे हैं तो घर्षण नहीं हो रहा है, लेकिन घ, घ बोल रहे हैं तो वायु घर्षण कर रही है। तो इस तरह से ख और घ को बोलने में घर्षण हो रहा है, अर्थात घर्षण के साथ जो निकलने वाले वर्ण होते हैं वे सघोष होते हैं, और जो बिना घर्षण के निकल रहे हैं वे हमारे क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो आप समझ गए होंगे सघोष क्या है और अघोष क्या है। इनकी संख्या आपसे पूछी जाती है, अभी उन संख्याओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा श्वास वायु के आधार पे अल्प प्राण और महाप्राण। तो आप अल्प प्राण में देखिए, अल्प प्राण, अल्प मतलब होता है कम
और प्राण मतलब वायु, जो हम अंदर से वायु निकालते हैं ध्वनि के लिए। अर्थात जिन व्यंजनों को बोलने में कम हवा निकलती या कम वायु निकलती है वह अल्प प्राण कहलाते हैं, और जिन वर्णों को बोलने में या उच्चारण करने में अधिक वायु निकलती है वो आपके क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सघोष वर्ण क्या है, अघोष वर्ण क्या है, अल्प प्राण वर्ण क्या है और महाप्राण वर्ण क्या है। अब आइए इनकी संख्या के बारे में जानते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में आप आसानी से जान सकते हैं। कैसे? देखिए, जब मैं आपको व्यंजन का परिचय दे रहा था तो प्रथमाक्षर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पांचवा अक्षर बताया था ना। तो उसी आधार पे अगर आपसे पूछा जाए कि सघोष वर्ण कौन कौन से हैं, तो प्रत्येक वर्ग का सघोष वर्ण क्या कौन कौन होंगे? सघोष, सघोष व्यंजन में प्रत्येक वर्ण का वर्ग का प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग से मतलब यह है कि जो 5 वर्ग हमने बताया ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उन पांचों में से प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, अर्थात तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर और पंचमाक्षर, साथ ही इसके ह से हल, ह से हल और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन बताया गया है आप लोग को, य, र, ल, व, ये सभी आपके क्या होते हैं? सघोष व्यंजन होते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे हम लोग एक वर्ग ले लेते हैं क, ख, ग, घ, ङ, यानी तीसरा कौन है? ग, चौथा कौन है? घ, अंग, ये आपके तीनों क्या हैं? सघोष हैं। इसके साथ ह और अंत य, र, ल, व, ये सभी क्या हैं? आपके सघोष वर्ण हैं। यही बात की जाए अघोष वर्ण की, तो अघोष में बाकी जो बचा हुआ है, कौन कौन बचा हुआ है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन? श, तालव्य श, मूर्धन्य स, मूर्धन्य श और दंती स। ये तीनों आपके क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा अक्षर और तीनों स जो होते हैं ये आपके अघोष व्यंजन होते हैं। तो आप समझ गए होंगे सघोष व्यंजन कौन कौन है और अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं। अब आइए जानते हैं अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन के बारे में। अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजन किसे कहेंगे? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने में कम वायु निकलती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का प्रथमाक्षर, तृतीयाक्षर, पंचमाक्षर और आपका अंतःस्थ, ये आपके क्या होते हैं? ये आपके अल्प प्राण व्यंजन होते हैं और बाकी जो बचा है वो महाप्राण हो जाएगा। महाप्राण व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का
द्वितीयाक्षर, चतुर्थाक्षर, और बचा क्या है हमारा, ऊष्म व्यंजन। ये जो होते हैं आपके महाप्राण होते हैं। तो आप व्यंजन से रिलेटेड सारी टॉपिक क्लियर कर चुके हैं हम, आप समझ भी गए होंगे, और यकीन मानिए कि परीक्षा में आपसे इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हिंदी एक भाषा है। लिटरेचर सब्जेक्ट जो भी होते हैं, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, तो इनकी एक सीमित मात्रा होती है ना। जो परीक्षा में का सिलेबस है आपका, इनकी एक सीमित मात्रा होती है। उस सीमित मात्रा से कहीं अधिक बातें मैंने आपको बताई और समझाई हैं। यकीन मानिए, अगर आप केवल इस वीडियो को देख करके तैयारी कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो के माध्यम से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो हमारा व्यंजन के प्रकार भी यहां समाप्त होता है, अर्थात टॉपिक वर्ण हमारा खत्म। अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। वर्ण के बाद हमारा टॉपिक शुरू होगा शब्द। हिंदी व्याकरण में ही हमारा टॉपिक अब शुरू होता है शब्द। तो पहला सवाल तो आपसे यही पूछा जाता है कि शब्द क्या होता है। देखिए, इससे पहले वर्णों के बारे में आप बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हैं मेरे द्वारा। स्वर, व्यंजन, उनके प्रकार, उनका उच्चारण स्थान, उनका प्रयोग, है ना, उनकी संरचना, सारी चीजें आप समझ चुके हैं। तो वर्ण से आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्रम शुरू होता है शब्द। शब्द क्या होता है, पहला प्रश्न यहीं से। तो देखिए, वर्णों के सार्थक समूह को, ये ध्यान रखिएगा, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब सार्थक समूह से तात्पर्य क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं, हमने यहां कुछ वर्णों का एक समूह बना दिया है। ग ग पे ओ की मात्रा गो, घ क क पे की मात्रा के, ल ल पे बड़ी की मात्रा ली, गोघ के ली। अब ये बताइए, वर्णों का समूह है कि नहीं है? है। लेकिन क्या कुछ इसका अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। ये इस प्रकार का कोई शब्द होता ही नहीं है। लेकिन है तो वर्णों का समूह ही है ना, लेकिन कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, अर्थात ये शब्द नहीं है। समझ गए होंगे आप बात को। वर्णों का समूह तो होना चाहिए, लेकिन उस समूह कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। तभी हमारे शब्द की परिभाषा मिलेगी कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो शब्द की परिभाषा आप जान गए, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब आइए शब्दों के प्रकार को जानते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, हमारे हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द, हजारों शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो अब हजारों शब्द प्रयोग किए जा रहे, तो हजारों प्रकार तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए उन सभी प्रकार के शब्दों को जानने के लिए आधार निश्चित किया गया है। 4 आधार बनाए गए हैं, उसी आधार पे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वे आधार कौन कौन से हैं? देखिए, शब्द के प्रकार हम लोग जानने वाले हैं। पहला आधार माना गया है उत्पत्ति का आधार। पहला आधार माना गया है उत्पत्ति का आधार। दूसरा आधार माना गया है व्युत्पत्ति, या इसी को बनावट भी कहा गया है।
व्युत्पत्ति का आधार या बनावट का आधार। तीसरा आधार माना गया है अर्थ का आधार, यानी अर्थ का आधार लिया जाता है। और लास्ट है प्रयोग का आधार। अर्थात यहां से आपका एक और प्रश्न बनता है कि शब्दों के प्रकार को कितने आधार पर विभाजित किया गया है? तो 4 आधार पे विभाजित किया गया है। उत्पत्ति का आधार, व्युत्पत्ति का आधार, अर्थ का आधार और प्रयोग का आधार। अर्थ के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर देखिए शब्द कौन कौन से होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पे आपको शब्द मिलेंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। शब्द के उत्पत्ति के आधार पे आपको कितने प्रकार के शब्द मिल रहे हैं? 5 प्रकार के। यहां से भी एक प्रश्न बन रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। इसी तरह से व्युत्पत्ति का आधार देखा जाए तो व्युत्पत्ति के आधार में 3 प्रकार के शब्द मिलते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अर्थात यहां से प्रश्न पूछा जाए कि व्युत्पत्ति अथवा बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 3। ओके, आगे बढ़ते हैं अर्थ का आधार। अगर अर्थ के आधार पे आपसे शब्द के प्रकार पूछे जाएं तो केवल और केवल 2 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के शब्द पाए जाते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के शब्द पाए जाते हैं? 2 प्रकार के शब्द पाए जाते हैं, सार्थक और निरर्थक। अगला है प्रयोग का आधार। तो देखिए प्रयोग के आधार पर भी 2 प्रकार के शब्द पाए जाते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। दो प्रकार के शब्द पाए जाते हैं प्रयोग के आधार पे। कौन कौन? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में क्या क्या आएगा आपका? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यानी विकारी शब्दों की संख्या कितनी है? 4 है। अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? तो क्रिया विशेषण, संबंध सूचक या संबंध बोधक, और तीसरा होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, और चौथा होता है विस्मय बोधक। अर्थात अविकारी शब्दों की संख्या भी कितनी है? 4 है। तो स्टूडेंट, शब्द क्या होता है, शब्द का अर्थ क्या है, शब्द की परिभाषा क्या है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, बता दिया। यहाँ पर शब्द के जितने भी प्रकार हैं उनका आधार बनाया गया है। उत्पत्ति का आधार, व्युत्पत्ति का आधार, अर्थ का आधार, प्रयोग का आधार। उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के आप देख रहे हैं? तो
5 प्रकार के देख रहे हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। इसी तरह से व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पे कितने प्रकार के शब्द देख रहे हैं, तो 3 प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसी तरह से अर्थ के आधार पे आप 2 प्रकार के शब्द देख रहे हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। प्रयोग के आधार पे शब्द के प्रकार पूछे जाएं तो कितने बताएंगे आप, 2 प्रकार बताएंगे, विकारी और अविकारी। लेकिन आपसे ऐसा पूछा जाए कि विकारी शब्दों की संख्या कितनी है, तो 4 है, अविकारी शब्दों की संख्या भी कितनी है, 4 है। अब ये बताइए, आपसे ऑप्शन में घुमा फिरा करके पूछ दिया जाए कि निम्न में से कौन विकारी शब्द नहीं है, यानी प्रश्न है विकारी शब्द